बीएससी फिजिक्स के वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एलआर परिपथ में धारा वृद्धि। ओके, बेसिकली यह एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अक्सर आपके फाइनल एग्जाम में पूछ ही लेता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉपिक है हमारा एलआर परिपथ में धारा वृद्धि, अर्थात हमें एल आर परिपथ लेना है और उसमें धारा किस प्रकार से वृद्धि होती है, धारा वृद्धि होती तो किस नियम के अनुसार होती है, इन सब के बारे में बेसिकली आज के इस वीडियो में हमें बात करनी है। ओके, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, आर। आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस, अर्थात प्रतिरोध। हाँ, तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, इस प्रकार से एक प्रतिरोध लेना पड़ेगा। ओके, उसके बाद एल का मतलब होता है बेसिकली आपकी कुंडली। ओके, तो यहां पर हम क्या ले लेते हैं, कुंडली ले लेते हैं जिसका जो स्व प्रेरकत्व है वो बेसिकली क्या है, आपका एल है, और ये वाला जो आपका प्रतिरोध है वो बेसिकली क्या है, आपका आर है। ये दोनों किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं इस प्रकार से, और हमें क्या कर देना है, इस प्रकार से इन्हें हमें बैटरी से जोड़ देना है। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, इस प्रकार से यहां पर एक कुंजी लगानी है हमें। ये यहां पर इस प्रकार से हमें क्या करना है, एक प्रकार से कुंजी लगाना है। इसे एस नाम दे देते हैं, इसे बी नाम दे देते हैं, इसे ए नाम दे देते हैं। ओके, तो बेसिकली ये क्वेश्चन एग्जाम में आता कैसे हो वो मैं पहले आपको बता देता हूं। एग्जाम में आ जाएगा एलआर परिपथ में धारा वृद्धि के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं जो भी व्यंजक डेरिवेशन करूंगा व्यंजक का, तो वही आपको पूरा का पूरा करना है, और इतने इजी मेथड में बताऊंगा कि आपको किसी बुक्स में या कोई भी परीक्षा सार परीक्षा दिन कहीं पर भी नहीं मिलने वाला। ओके, बहुत ही आसान तरीका। तो एलआर परिपथ में धारा वृद्धि आएगा तो बेसिकली एक प्रकार के डेरिवेशन है, तो उसके लिए आपको इस प्रकार का एक सर्किट बनाना पड़ेगा। हाँ, यहां पर हमने बैटरी जोड़ दी जिसका विद्युत वाहक बल क्या है, बेसिकली आपका ई है, ये आपका रेजिस्टेंस आर, और ये आपकी एल स्व प्रेरकत्व की कुंडली श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है, और ये क्या है, बेसिकली आपका स्विच है। ओके, अब बेसिकली इसकी शुरुआत कैसी होगी, देखो बेसिकली आपको पता है मैंने यहां से बैटरी लगा दी हो, ये धनात्मक टर्मिनल है, ऋणात्मक टर्मिनल, तो यहां से क्या होगा, धारा का प्रवाह होगा। अब क्या मुझे आप बता सकते कि क्या यहां धारा का प्रवाह होगा, तो आंसर है नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो यहां से तो आपकी धारा प्रवाहित हो जाएगी, होते होते आएगी, लेकिन आप हमेशा जानते हो कि धारा तभी प्रवाहित होती है जब आपका एक बंद परिपथ होता है। अभी देख सकते हो आप, यहां से यदि आप देखने जाओ तो देखो यहां से क्या है, आपका परिपथ खुला हुआ है, तो जब तक मैं इसे बंद नहीं करूंगा तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो हालांकि मैंने बैटरी को तो लगा दिया हूं, लेकिन फिर भी धारा का प्रवाह अभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जब तक मैं इसे क्या नहीं कर देता, बंद नहीं कर देता। हाँ, अब जैसे मैंने इसे क्या कर दिया, सपोज बंद कर दिया, मतलब ये कहां आ चुकी है, यहां आ चुकी है। हाँ, बंद हो गया, तो बताओ इस प्रकार से एक बंद परिपथ क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। जैसे मैं इसे उठाकर यहां पे लाऊंगा तो देखो एक बंद परिपथ बन जाएगा, और जैसे बंद परिपथ बन जाएगा तो अब यहां से किसका फ्लो होगा, धारा का यहां से क्या होगा, प्रवाह होगा, इस प्रकार से। ओके, तो बेसिकली सबसे पहले आपको इस बात को यहां पर समझना है। अब आगे समझिए, बेसिकली ये क्या आपकी बैटरी है जिसका विद्युत वाहक बल ई है। अब ये जो बैटरी है यहां पर भी विभवांतर उत्पन्न करेगी और यहां पर भी विभवांतर उत्पन्न करेगी, तो इस बैटरी द्वारा यहां पर जो विभवांतर उत्पन्न किया गया वो हम मान लेते वी आर है, और यहां पर जो विभवांतर उत्पन्न किया गया वो क्या मान लेते हैं, हम वी एल है। हाँ, तो यहां से आप इस परिपथ को देख के आप ये लिख सकते हैं, जो यहां पर मैं लिख सकता हूं, ई बराबर वी आर प्लस वी एल। ऑब्वियस सी बात है, यहां ये वाली जो बैटरी है अपनी पूरी पावर इन दोनों के ऊपर ही लगाएगी, इसका विद्युत वाहक बल ई है, और ये बेसिकली बैटरी धारा आई प्रवाहित कर रही है। हाँ, उसके कारण यहां पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा वी आर, और यहां पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा वी एल, इन दोनों का योग इसके बराबर होगा, क्योंकि ये बैटरी अपनी पावर यहां पर भी डालेगी और यहां पर भी डालेगी, और इन दोनों की पावर का योग इसके बराबर होगा, जो कि मैंने लिखा है ई बराबर वी आर प्लस वी एल। ओके, इसके बाद ई बराबर यहां पर लिख देते हैं वी आर। अब हमें बात करना है इस जो आपका प्रतिरोध है उस पर विभवांतर कितना होगा, तो बेसिकली ओम के नियम से जानते हैं वी बराबर क्या होता है, आपका आई आर होता है। हाँ, तो इस प्रतिरोध पर जो उत्पन्न विभवांतर होगा वो भी कितना होगा, आई आर होगा। अब बेसिकली इस प्रतिरोध में से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आपकी आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस आई के स्थान पे क्या लिख देंगे, हम आई लिख देंगे। उसके बाद इस जो प्रतिरोध का प्रतिरोध है वो कितना, बेसिकली कैपिटल आर है, यहां पर क्या लिख देंगे, कैपिटल आर। मतलब बेसिकली इस प्रतिरोध का जो सिरा है उसके मध्य विभवांतर कितना उत्पन्न हुआ है, स्मॉल आई इंटू कैपिटल आर, प्लस अब बेसिकली एल प्रेरकत्व की आपके पास
कुंडली है, इस पर आपको विभवांतर देखना है। हाँ, तो बेसिकली जो विभवांतर होता है वो कितना होता है, एल डी आई बाय डी टी। हमेशा याद रखना, एल प्रेरकत्व वाली कुंडली पर उत्पन्न जो विभवांतर होता है वो होता है एल डी आई बाय डी टी होता है। ओके, तो बेसिकली यहां पर हमें वीएल का मान लिखना है। वीएल का मान लिखने के लिए जो कैपिटल एल होता है वो होता है कांस्टेंट, बेसिकली स्वप्रेरण गुणांक इसे कहते हैं। उसके बाद डी बाय ऑफ डी टी। हाँ, यहां पर आई का मतलब होता है धारा। अब देखो इस कुंडली में से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो इस प्रकार से ई बराबर क्या आ गया, आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी। आपको बस यदि आपने इतना कर लिए, इसके बाद डेरिवेशन बहुत आसान है और ये भी ज्ञात करना कोई मुश्किल बात नहीं, बस आपको परिपथ बनाना इस प्रकार से। आप सभी जानते हो कि ये जो ई होगा, ये जो बैटरी शक्ति है वो कहां कहां पर पावर जनरेट करेगी, वो यहां पर करेगी, यहां पर करेगी। यहां का जो विभवांतर होगा, यहां का जो विभवांतर होगा, उसका योग इसके बराबर होगा, हमने वही लिखे। उसके बाद आप इसका विभवांतर लिख देंगे, इसका विभवांतर लिख देंगे, बस बहुत ही आसान है। अब देखिए आपको क्या करना है, बेसिकली ये जो आई आर है इसे आपको इधर भेज देना है। हाँ, तो ई माइनस आई इंटू कैपिटल आर इज इक्वल टू एल डी आई बाय डी टी, इस प्रकार से हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, बेसिकली ये देखो dt किस में, भाग में है, जब ये इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, बेसिकली गुणा में आ जाएगा। हाँ, तो आपका क्या हो जाएगा, dt आगे गुणा में e माइनस आई इंटू कैपिटल आर इज इक्वल टू एल डी आई। dt भाग में था, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। अब बेसिकली ये जो e माइनस आई आर है वो dt के क्या है, गुणे में है। जब वो बेसिकली कहां पर आएंगे, इधर आएंगे, तो बेसिकली किस में आ जाएंगे, भाग में आ जाएंगे। तो e माइनस आई इंटू कैपिटल आर, इतनी बात आई समझ में। ये dt इधर आया तो e माइनस आई आर गुणे में आ गए, तो वो बेसिकली इसके स्थान पर आ गया। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, आपका dt बराबर एल अपॉन e माइनस आई आर डी आई, इतना हो गया। अब बेसिकली आपको क्या करना है, यहां पर आपको समाकलन करना है। क्या करना है, इसके बाद आपको समाकलन करना है। तो हम यहां का भी क्या कर देंगे, समाकलन, और बेसिकली यहां का भी क्या कर देंगे, बेसिकली हम आपका समाकलन कर देंगे। अब हमेशा याद रखना, जब भी समाकलन किया जाता है तो लिमिट्स लगाई जाती है। हाँ, तो लिमिट्स कहां से कहां रखी जाए, तो उसके लिए हम कुछ चीजें मान लेंगे कि माना जब t बराबर 0 था, t बराबर 0 का मतलब होता है जब समय 0 था, बेसिकली समय कभी 0 नहीं होता। यहाँ पर t बराबर 0 का मतलब है कि जब आपने इस स्विच को बंद नहीं किए थे। बेसिकली समय बराबर 0 का मतलब होता है जब आप प्रक्रिया जस्ट स्टार्ट करते हैं, आप खाना खाने वाले हो, बस आपने खाना खाना स्टार्ट ही किया है, तो वो समय होगा t बराबर 0। तो समय कभी 0 नहीं होता, समय t बराबर 0 लेने का मतलब ये होता है कि जब आपने प्रक्रिया जस्ट स्टार्ट की है। तो जब आपने प्रक्रिया जस्ट स्टार्ट की थी, मतलब इसको चलाना स्टार्ट किया था, तब आपकी धारा का मान कितना था, 0 था। अब धारा का मान 0 क्यों था, क्योंकि जैसे आपने स्टार्ट किए तो स्विच को बंद थोड़ी ना किए थे। हाँ, जब टाइम बीता, 1 सेकंड बीता, 2 सेकंड बीता, उसके बाद आपने स्विच बंद किया, है ना। तो जब तक स्विच बंद नहीं होगा धारा प्रवाहित नहीं होगी, इसलिए जब आपने t बराबर 0 माने तब धारा भी कितनी है, 0 है। हाँ, लेकिन जैसे आपने t बराबर t मान लिए तो बेसिकली आपकी धारा कितनी हो जाएगी, हम सपोज कर लेते हैं I हो जाएगी। मतलब टाइम बराबर 0 पर जो आपकी धारा थी वो 0 थी। कैसी थी, मैंने आपको बता दिया। लेकिन बेसिकली जब कुछ समय बीत गया था, t बराबर t हो गया, तब जो धारा थी वो भी I के बराबर हो गई। ओके, तो लिमिट्स के लिए आपका ये हमने माने थे। टाइम बराबर 0 जब था तो धारा आपकी 0 थी, और टाइम बराबर t हुआ तो धारा आपकी कितनी हो गई, बेसिकली I हो गई। हाँ, तो बेसिकली ये आपकी लिमिट्स का काम करेगी। अब बेसिकली बात आती है कि हम यहाँ पर 0 to t लगाए या यहाँ पर हम 0 to I लगाए, यहाँ पर हम 0 to t लगाए या 0 to I लगाए। तो हमेशा याद रखना, d के बाद जो भी लिखा रहता है, d के बाद जो भी लिखा रहता है उसी की लिमिट लगाई जाती है। d के बाद जो भी लिखा रहता है उसी की लिमिट लगाई जाती है। तो यहाँ पर d के बाद क्या लिखा है, t लिखा है, तो यहाँ पर हम t की लिमिट लगाएंगे। वो कहां से कहां तक लगाएंगे, 0 से लेकर t तक। आप देख सकते हो समय की लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, 0 से लेकर t तक। उसके बाद बेसिकली d के बाद यहाँ पर I लिखा है, तो यहाँ पे I की लिमिट लगानी पड़ी। अब किस प्रकार से लगाएंगे, जब समय 0 था तब आपकी धारा भी कितनी थी, आपकी 0 थी। जब समय आपका t हुआ तब धारा भी कितनी हो गई, आपकी बेसिकली I हो गई, इतनी हो गई। अब आपको बेसिकली क्या करना है, इसका आपको समाकलन करना है। बेसिकली क्या करना है आपको, इसका आगे अब समाकलन करना है। तो समाकलन आप किस प्रकार से कर सकते हैं, देखिए dt का जो समाकलन होता है वो बेसिकली क्या होता है, आपका t होता है। हाँ, और लिमिट लगा देंगे 0 से लेकर t तक। अब बेसिकली यहां पर देखना है जो l है, हमेशा याद रखना जब भी इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन किया जाता है तो जो नियत्र अर्थात जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसे बाहर लिया जाता है। तो l मैंने पहले बताया था स्वप्रेरण गुणांक एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इस l को हम क्या ले लेंगे, बेसिकली बाहर। अंदर क्या बच जाएगा आपका, 0 से लेकर I तक 1/e
माइनस आई इंटू कैपिटल आर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका डी आई आ जाएगा बेसिकली। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो टी के स्थान में पहले स्मॉल टी माइनस लोअर लिमिट क्या है 0 इज इक्वल टू एल। देखिए ये जो है ई माइनस 1 अपॉन ई माइनस आई आर, ये एक प्रकार से किसका रूप है 1 अपॉन एक्स डी एक्स का रूप है। हाँ 1 अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेसिकली लॉग ई एक्स होता है, इतना होता है। तो उसी प्रकार से यहां पर x के स्थान पे क्या है e माइनस आई इंटू कैपिटल आर, और यहां पर dx के स्थान पे क्या है आपका di है। तो जिस प्रकार से 1 अपॉन एक्स dx का log e टू द पावर x होता है, उसी प्रकार से आपका 1 अपॉन ई माइनस आई आर का क्या हो जाएगा आपका log का बेस e रहेगा, और 1 अपॉन एक्स का dx होता है 1 अपॉन ई माइनस आई आर का कितना हो जाएगा log बेस e माइनस आई इंटू कैपिटल आर। उसके बाद क्या करते हैं, एक्स के स्थान पे हम जिसका भी उपयोग करते हैं उसका अवकलन करते हैं और उसे भाग में लगा देते हैं। हाँ तो बेसिकली ये क्या आपका ई माइनस आई आर, इसका हमें अवकलन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष, सॉरी एक्स नहीं आई के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ पर डी आई था तो हमने इंटीग्रेशन भी आई के रिस्पेक्ट में किए, और जो अवकलन करेंगे क्योंकि एक्स के स्थान पे ई माइनस आई इंटू कैपिटल आर का उपयोग हुआ है, तो इसका बेसिकली फिर से क्या करेंगे हम आपका अवकलन करेंगे ई माइनस आई इंटू कैपिटल आर का विद रिस्पेक्ट टू आई, तो वो बेसिकली कितना हो जाएगा, और जो भी अवकलन करने के बाद जो राशि आएगी उसे हम भाग में लगाएंगे बेसिकली। तो यहां पर ई माइनस आई इंटू कैपिटल आर जो बेसिकली कितना हो जाएगा आपका माइनस का कैपिटल आर हो जाएगा, और आपकी लिमिट लगा देंगे 0 टू लेकर आई तक। ओके बेसिकली जिन बच्चों को इंटीग्रेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती है उनके लिए मैंने समझाया कि 1 अपॉन ई माइनस आई इंटू कैपिटल आर डी आई का जो इंटीग्रेशन होता है वो लॉग का बेस ई कैपिटल ई माइनस आई आर डिवाइड बाय माइनस किस प्रकार से होता है उन्हें मैंने बेसिकली समझाया। लेकिन यदि आपको बहुत अच्छे से मैथ्स आती है तो आप बेसिकली डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हाँ मैंने केवल जिन बच्चों को नहीं आता उतने अच्छे से इंटीग्रेशन उनके लिए बेसिकली समझा दिया है। ओके और यहाँ पर हमने लिमिट्स भी लगा दी है। अब हमें बेसिकली क्या करना है, t माइनस 0 कितना होता है बेसिकली आपका t होता है इज इक्वल टू एल। अब बेसिकली ये जो माइनस आ रहा है इसे हम क्या ले लेते हैं बेसिकली बाहर ले लेते हैं। हाँ अब बेसिकली यहाँ पर क्या बच जाएगा लॉग का बेस e और यहाँ पर क्या बच जाएगा e माइनस आई इंटू कैपिटल आर, और लिमिट कहां से कहां तक आ जाएगी 0 टू लेकर i तक आ जाएगी। अब बेसिकली क्या कर लेते हैं, ये जो माइनस का r है इसे ला लेते हैं इधर, तो माइनस का r किस में है भाग में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा गुणा में, तो माइनस का r t इज इक्वल टू एल। अब क्या कर देते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब बात आती है अपर लिमिट को किसके स्थान पे रखना है, लोअर लिमिट को किसके स्थान पे रखना है। तो बेसिकली इंटीग्रेशन हमने आई के रिस्पेक्ट में की है तो जो भी हम लिमिट रखेंगे वो भी आई के स्थान पे रखेंगे। तो रखते हैं लॉग का बेस ई माइनस अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पर आई इंटू कैपिटल आर। ओके उसके बाद माइनस का लॉग का बेस ई, उसके बाद ई माइनस आई के स्थान पे क्या रखेंगे, अब हम आपका लोअर लिमिट रखेंगे 0 इंटू क्या हो जाएगा आपका आर हो जाएगा आपका इतना। तो बस हमने कुछ नहीं किए, आई के स्थान पे पहले अपर लिमिट रखे माइनस आई के स्थान पर फिर हमने लोअर लिमिट रखे। हाँ अब बेसिकली एल किस में गुणा में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा वो भाग में हो जाएगा। हाँ तो मैं यही इसी पद में नेक्स्ट स्टेप कर दे रहा हूं, तो जो एल होगा वो कहां जाएगा बेसिकली आपका नीचे आ जाएगा, और बेसिकली 0 इंटू आर कितना होता है आपका 0 होता है, और ई में से यदि आपका 0 जाता है तो क्या बचता है केवल ई ही आपका बचता है। ओके तो यहां से क्या आ गया माइनस का आर टी अपॉन एल इज इक्वल टू लॉग बेस ई माइनस आई इंटू कैपिटल आर माइनस का लॉग बेस ई कैपिटल ई। अब एक गुणधर्म होता है लॉग का बेस ई का कि लॉग का बेस ई एम माइनस लॉग का बेस ई एन इज इक्वल टू लॉग का बेस ई एम अपॉन एन। तो देखिए वही हो रहा है, लॉग का बेस ई यहाँ पर है, एम के स्थान पे ई माइनस आई इंटू कैपिटल आर है, माइनस लॉग का बेस ई यहाँ पर भी बस एन के स्थान पे क्या है ई। तो जैसे इसका आंसर लॉग का बेस ई एम अपॉन एन आता है वैसे इसका आंसर क्या आ जाएगा बता सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा लॉग का बेस ई माइनस आई इंटू कैपिटल आर डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आपका कैपिटल ई आ जाएगा। बस हमने ये वाली प्रॉपर्टी को यहाँ पर क्या किए हैं लगाए हैं। ओके उसके बाद हमें क्या कर देना है, यहाँ पर हमें एक्सपोनेंशियल ले लेना है, अर्थात यहाँ पर आपको क्या ले लेना है ई ले लेना है। हाँ तो इसका भी आपको क्या ले लेना है ई ले लेना है, यहाँ पर माइनस का आर टी डिवाइड बाय एल, बेसिकली माइनस का आर टी डिवाइड बाय एल, यहाँ का भी एक्सपोनेंशियल ले लेना है और यहाँ पर भी ई टू द पावर लॉग बेस ई माइनस आई इंटू कैपिटल आर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा ई। बस हमने कुछ नहीं किए, इसमें भी एक्सपोनेंशियल ई ले लिए, यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल ई ले लिए। अब हमेशा याद रखना
ई के ऊपर यदि पावर है लॉग बेस ई एक्स की, तो इसका आंसर सदैव क्या आता है आपका एक्स आता है। तो वैसे ही आप यहां पर भी देख सकते हो ई लॉग का बेस ई है और एक्स के स्थान पे क्या है आपका ये है। तो बेसिकली जैसे इसका आंसर एक्स आता था तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका ई माइनस आई इंटू कैपिटल आर डिवाइड बाय ई आ जाएगा। ओके, और इधर क्या बचेगा ई टू द पावर माइनस का आर टी डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आपका एल आ जाएगा। ओके, अब आप क्या क्या कर सकते हैं, ई टू द पावर माइनस आर टी डिवाइड बाय एल, अब इज इक्वल टू इसे आप ऐसे लिख सकते हैं ई अपॉन ई माइनस का आई आर डिवाइड बाय ई। अब क्या होगा, ये ई से ही क्या हो जाएगा कैंसिल और यहां पर क्या बचेगा आपका 1 बचेगा। अब बेसिकली हम क्या कर लेते हैं, ये जो आपका माइनस का आई आर अपॉन ई है इसे हम इधर ला लेते हैं, तो ये माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस आई इंटू कैपिटल आर डिवाइड बाय ई, और ये 1 आपका जैसा का वैसा है। अब ये जो है आपका इसे हम इधर ला लेते हैं, तो अब ये प्लस में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, तो माइनस का ई माइनस का आर टी डिवाइड बाय कैपिटल एल। बेसिकली अब आपको क्या करना है, यहां से ई भाग में इसको इधर ले जा लेना है, तो आई इंटू कैपिटल आर इज इक्वल टू बेसिकली ई 1 माइनस ई टू द पावर माइनस का आर टी डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका एल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, बेसिकली आपको यहां से आई का मान निकालना है, तो आई का मान निकालने के लिए आर गुणे में उधर आ जाएगा तो किस में आ जाएगा भाग में, तो ई अपॉन क्या आ जाएगा कैपिटल आर, आई के इंटू में तभी आर, जब ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा वो भाग में आ जाएगा। इसके बाद 1 माइनस ई टू द पावर माइनस का आर टी डिवाइड बाय बेसिकली एल। अब देखना जैसे आपका v बराबर कितना होता है आई इंटू कैपिटल आर, यहां से हम i की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी v अपॉन आर, तो से i की वैल्यू कितनी आ गई v अपॉन आर आ गई बेसिकली। अब आपको क्या करना है, बेसिकली ये भी क्या है आपका विद्युत वाहक बल है, ये क्या आपका विभवांतर है, यहां पर आपका प्रतिरोध आ रहा है, यहां पर भी आपका प्रतिरोध आ रहा है। विद्युत वाहक बल एक प्रकार से अधिकतम विभवांतर होता है ना। तो जब हम अधिकतम विभवांतर में बेसिकली प्रतिरोध का भाग लगाएंगे, विभवांतर में जब हम प्रतिरोध का भाग लगाते हैं तो आपको धारा मिलती है, तो जब हम अधिकतम विभवांतर पर प्रतिरोध का भाग लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, अधिकतम धारा मिलेगी। बेसिकली क्या मिलेगी, अधिकतम धारा। जब हम विभवांतर में प्रतिरोध का भाग लगाते हैं तो हमें धारा मिलती है, तो इसी प्रकार से जब हम अधिकतम विभवांतर में, जो कि बेसिकली क्या था आपका ई अपॉन कैपिटल आर, प्रतिरोध का भाग लगाएंगे तो हमें अधिकतम क्या मिलेगी, धारा मिलेगी। तो यही आपको बेसिकली एग्जाम में डेराइव करके आना रहता है कि I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस का आर टी डिवाइड बाय एल। यही जो अभिष्ट व्यंजक है वो आपको डेराइव करके आना रहता है। मतलब कि जो आपका एल आर परिपथ होता है उसमें यदि किसी भी क्षण आपको धारा का मान यदि बताना है तो आप इस फॉर्मूले की सहायता से बता सकते हो। ओके, जहां पर इस आर का मतलब होगा प्रतिरोध, टी का मतलब होगा समय, एल का मतलब होगा बेसिकली आपका ये जो कुंडली है उसका स्वप्रेरण गुणांक, उसके बाद आई नॉट का मतलब होगा धारा का अधिकतम मान और आई होगी यहां पर धारा। बेसिकली ये वाला जो समीकरण आया है, आप इस समीकरण से बहुत कुछ बता सकते हैं। और वो क्या बता सकते हैं, आप ही बता सकते हैं कि एल आर परिपथ में जो धारा वृद्धि होती है वो बेसिकली किसके अनुसार होती है, वो चरघातांकीय नियम के अनुसार होती है। किस नियम के अनुसार होती है, चरघातांकीय नियम के अनुसार। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने कैसे बता दिया कि एल आर परिपथ में धारा वृद्धि चरघातांकीय नियम के अनुसार हो रही है। तो सबसे पहले समझ लो चरघातांक का मतलब क्या होता है। चरघातांक का मतलब होता है जहां पर भी ई आता है उसे हम चरघातांक कहते हैं। तो बेसिकली एल आर परिपथ में धारा वृद्धि का जब हम डेरिवेशन कर रहे थे तो फाइनली हमारा फॉर्मूला कितना है, आई बराबर आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस का आर टी डिवाइड बाय एल। इस फॉर्मूले में क्या आया, ई आया है। और कहीं भी यदि ई आता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो वो वाला जो डेरिवेशन है वो किसका पालन कर रहा है, चरघातांकीय नियम का पालन कर रहा है। इसलिए एल आर परिपथ में जो धारा वृद्धि है वो किस नियम का पालन करती है, चरघातांकीय नियम का पालन करती है। अब बेसिकली यहां से आप और एक बात प्रूफ कर सकते हो, और वो बात क्या प्रूफ कर सकते हो कि यदि आपको पूछा जाए कि एल आर परिपथ में धारा वृद्धि का ग्राफ खींचिए, तो आप ग्राफ किस प्रकार से खींचेंगे, तो आपको करना क्या रहता है, इस प्रकार से आपको ग्राफ खींचना रहता है। किस किस के बीच में खींचोगे, बेसिकली यहां पर आप ग्राफ आप खींचोगे समय t और बेसिकली धारा I के बीच में। और हमेशा याद रखना जो चरघातांक वाले जितने भी फलन होते हैं उनका जो ग्राफ आता है वो या तो ऐसे आता है या बेसिकली इस प्रकार से आता है। 2 प्रकार से आता है, या तो आपका ऐसा नीचे गिरता हुआ आएगा या तो ऊपर उठता हुआ आएगा। बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, धारा वृद्धि की बात करें, मतलब आपका जो ग्राफ है वो बढ़ता हुआ ही आएगा बेसिकली। ओके, तो
बेसिकली एलआर परिपथ में धारा वृद्धि का जो ग्राफ होगा वो बेसिकली क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, ये होगा आपका एलआर परिपथ में वृद्धि का ग्राफ। और ये हमने किसको देखते हुए बनाए, इस समीकरण को देखते हुए बनाए। इस समीकरण में ई आ रहा था अर्थात चरघातांक आया था, चरघातांक वाले फलन का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार से हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। तो बेसिकली एलआर परिपथ में धारा वृद्धि चरघातांक के नियम का पालन करती है। चरघातांक के नियम के पालन करने का मतलब होता है यहां पर जो धारा में जो वृद्धि होगी पहले बहुत तेजी से होगी, देखो पहले बहुत तेजी से होगी और फिर धीरे धीरे होगी। क्या होगी, धीरे धीरे होगी। चरघातांकीय नियम का पालन करती है अर्थात एलआर परिपथ में जो धारा वृद्धि होती है वो चरघातांकीय नियम के अनुसार होती है। मतलब जो धारा पहले बहुत तेजी से बढ़ेगी, वृद्धि बहुत तेजी से होगी पहले, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे वृद्धि होगी। और ये वाला जो ग्राफ है वो वही बता रहा है बेसिकली। तो ये क्या हो गया आपका एलआर परिपथ में धारा वृद्धि का डेरिवेशन। अब बेसिकली हमें बात करना है एलआर परिपथ में जो आपका कालांक होता है। बेसिकली कालांक की गणना करनी है। अभी कालांक क्या होता है, देखो कालांक को हम बेसिकली समय नियतांक भी कहते हैं। मतलब आपका समय नियतांक क्या होगा बेसिकली एलआर परिपथ में जब हम धारा वृद्धि के लिए डेरिवेशन करते हैं। तो हमेशा याद रखना समय नियतांक मतलब ये जो आपका समय है, इस समय के साथ जो भी लिखा है, बेसिकली इस समय के साथ क्या लिखा है आपका R/L लिखा है। इस बेसिकली ये जो आपका समीकरण है इसमें आपको समय नियतांक का मान ज्ञात करना है। तो समय नियतांक का मान ज्ञात करने के लिए आप समय पे फोकस करो। समय क्या आपका स्मॉल टी है। अब देखो स्मॉल टी का जो बेसिकली गुणांक है वो क्या आपका R/L, माइनस चिन्ह को नहीं लेना है, माइनस या प्लस चिन्ह को नहीं लेना है। ओके, तो बेसिकली टी का जो गुणांक है, समय का जो गुणांक है वो क्या है R/L। बस आपको इसे पलट देना है, बेसिकली क्या कर देना है, पलट देना है। तो वो क्या हो जाएगा L/R हो जाएगा। बेसिकली क्या हो जाएगा L/R हो जाएगा। जो टी का जो भी गुणांक है उसको बस पलट देना है। तो जैसे आप पलट दोगे तो वही क्या हो जाएगा बेसिकली कालांक हो जाएगा। अर्थात आपको कालांक निकालना है किसी भी डेरिवेशन में, किसी भी समीकरण से आपको कालांक निकालना है। तो टी के साथ जो भी लिखा है उसको बस पलट देना है और वही क्या हो जाएगा, कालांक हो जाएगा। टी का गुणांक R/L था, इसे हमने पलटे L/R में बदल गया, तो यही क्या है, कालांक है एलआर परिपथ में धारा वृद्धि के लिए। अब बेसिकली हमें देखना है कि जब आपका कालांक वाला समय होगा अर्थात समय नियतांक वाला समय होगा तब इस धारा का मान कितना होगा। हाँ, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, I बराबर I0 1 माइनस -e⁻⁻R/L। टी के स्थान पर हमें समय नियतांक की वैल्यू रखना है। समय नियतांक की वैल्यू क्या है, L/R है। तो बेसिकली क्या लिख देंगे यहाँ पर हम L/R। हम देख रहे हैं कि जब आपका समय नियतांक होगा अर्थात समय नियतांक पर आपके धारा का मान कितना होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा है, जो भी समीकरण है उसमें हमें टी के स्थान पर समय नियतांक की वैल्यू रख देना है। तो समय नियतांक की वैल्यू क्या है, L/R। तो टी के स्थान पर मैंने L/R रख दिया। R से R कैंसिल, L से L कैंसिल। तो फाइनली I बराबर I0 1 माइनस e⁻, यहां पर क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। बेसिकली कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और I बराबर बेसिकली I0 1 माइनस e⁻, -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/e लिख सकते हैं। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। I बराबर I0 1 माइनस 1/, हमेशा रहना ई की जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली 2.7 होती है, मतलब लगभग 2.7 के बराबर होती है आपकी किसकी वैल्यू, बेसिकली इस ई की वैल्यू। हाँ, तो बेसिकली अब हमें क्या करना है, I बराबर I0 1 माइनस 1/2.7, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बेसिकली जैसे मैं 1 माइनस 1/2.7 को सॉल्व करूंगा तो आएगा आपका I इज इक्वल टू I0 इंटू 0.637। बेसिकली ये आएगा आपका, जैसे आप 1 माइनस 1/2.7 को सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 0.637। मतलब आप क्या बोल सकते हो कि जब आपका समय नियतांक के बराबर होता है एलआर परिपथ में, तो जो आपकी धारा होती है वो अधिकतम धारा का 0.637 गुना होती है। बेसिकली क्वेश्चन आता है कि समय नियतांक पर एलआर परिपथ में धारा किसके बराबर होती है, तो आपको लिखना है कि जब एलआर परिपथ में समय के स्थान पे हम समय नियतांक की वैल्यू रखते हैं तो जो आपकी धारा होती है वो जो अधिकतम धारा होती है, I0 क्या अधिकतम धारा, तो अधिकतम धारा का 0.637 गुना होती है। तो बेसिकली एग्जाम में कभी कभी आपको यह भी कहा जाता है कि एलआर परिपथ में धारा वृद्धि
के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, साथ ही साथ कालांक की भी गणना कीजिए और कालांक के समय आपकी धारा अधिकतम धारा का कितना गुना होती है ये भी बताइए। और बेसिकली आपको ग्राफ भी खींचने आता है, तो मैंने इस वीडियो में सब कुछ बेसिकली कवर कर दिया हूं। आपके लिए मैंने समय नियतांक भी बता दिया, वो वाली कंडीशन बता दिया समय नियतांक पर, ग्राफ भी बता दिया, ये भी आपका जो डायग्राम था वो भी बता दिया और बेसिकली डेरिवेशन भी बता दिया। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।